कम स्टूडेंट्स, आज की क्लास अप्लाइड फिजिक्स 2 चैप्टर 2 वेव ऑप्टिक्स, इस चैप्टर के डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश के विवर्तन इस टॉपिक पर क्लास होगी। तो सबसे पहली चीज डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का विवर्तन ये क्या है? बेंडिंग ऑफ लाइट वेव एट द कॉर्नर्स ऑफ स्लिट आर ओपेक ऑब्स्टेकल इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। यानी बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम शार्प एजेस और शार्प कॉर्नर्स ऑफ एनी स्लिट आर ओपेक या ऑब्स्टेकल इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। यानी किसी अवरोधक के किनारों पर प्रकाश के मुड़ने की घटना तथा ज्यामितीय छाया में प्रकाश के प्रवेश करने की घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। या किसी स्लिट या अवरोधक स्लिट से प्रकाश जाती है, अवरोधक से प्रकाश रुकता है, के तीक्ष्ण किनारों पर प्रकाश के मुड़ने की घटना विवर्तन कहलाती है। तो इस तरह से हमारी जो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है, यहां पर स्लिट है, PQ स्लिट है हमारी, जिससे लाइट इंटर कर रही है और फिर लाइट यहां P', Q' पर इसकी इमेज बन रही है। तो एक्चुअल में P', यहां पर लाइट नहीं होनी चाहिए। इसी तरह से Q', पर लाइट नहीं होनी चाहिए, ज्योमेट्रिकल शैडो बननी चाहिए। एक्चुअल में यहां शैडो नहीं बनती, तो लाइट हमारी शार्प एजेस पर जाके बेंड हो जाती है। कुछ लाइट इधर भी प्राप्त होती है और कुछ लाइट इधर भी प्राप्त होती है। जो बेंडिंग की घटना है, प्रकाश के अपने शार्प एजेस पर अपने मार्ग से मुड़ने की घटना है, जहां शैडो मिलनी चाहिए थी वहां भी प्रकाश थोड़ा बहुत मिल रहा है। इस घटना को हम डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट या प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। इसके साथ हम दूसरी चीज ओपेक कंसीडर कर सकते हैं ऑब्स्टेकल में। ऑब्स्टेकल में क्या है? यहां पर प्रकाश के मार्ग में अवरोध लगाया गया बहुत सूक्ष्म, और इस अवरोध के कारण प्रकाश जो है वो PQ यहां और P', यहां पर ज्योमेट्रिकल शैडो मिलनी चाहिए, यानी शैडो मिलनी चाहिए, प्रकाश नहीं मिलना चाहिए। जबकि प्रकाश इस तीक्ष्ण किनारे पर दोनों ओर मुड़ जाता है और जहां शैडो मिलनी चाहिए, छाया मिलनी चाहिए, वहां भी थोड़ी बहुत मात्रा में प्रकाश मिलता है। तो ये जो प्रकाश की ज्योमेट्रिकल शैडो में चले जाने की प्रवृत्ति है, यानी प्रकाश के शार्प एजेस से बेंड हो जाने की प्रवृत्ति, ये घटना जो है वो कहलाती है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का विवर्तन। तो इंटरफेरेंस में हमें 2 कोहेरेंट सोर्स की जरूरत पड़ती थी, डिफ्रैक्शन में ऐसा कुछ नहीं। ये यहां पर प्रकाश अपने आप किसी शार्प एजेस से बेंड होके जहां छाया मिलनी चाहिए थी वहां भी शैडो में यानी डार्क रीजन में भी प्रकाश पहुंच जाता है। तो ये घटना हमें डिफ्रैक्शन या विवर्तन कहलाती है। और डिफ्रैक्शन के लिए फॉर डिफ्रैक्शन अकर साइज ऑफ स्लिट A और साइज ऑफ ऑब्स्टेकल A एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट लैम्डा शुड बी ऑफ द सेम ऑर्डर। यानी A/λ मस्ट बी लेस देन 50। यानी तरंगों का विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त करने के लिए अवरोधक का आकार A और स्लिट का आकार A या प्रयुक्त तरंगदैर्घ्य के अनुपात A/λ पर निर्भर करता है। A/λ हमारा मस्ट बी लेस देन 50, देन वी गेट डिफ्रैक्शन, अदरवाइज वी कैन नॉट गेट डिफ्रैक्शन। तो ये डिफ्रैक्शन को ऑब्जर्व करने के लिए हमें साइज ऑफ स्लिट और साइज ऑफ ऑब्स्टेकल ये ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ के होना चाहिए, तभी हमें डिफ्रैक्शन ऑब्जर्व होगी, अदरवाइज डिफ्रैक्शन की घटना ऑब्जर्व नहीं होगी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हमारा A/λ लेस देन 50 होना चाहिए, तभी डिफ्रैक्शन या विवर्तन की घटना ऑब्जर्व होगी। और हम साउंड के बारे में कंक्लूजन्स देख लेते हैं। साउंड वेव्स गेट डिफ्रैक्टेड वेरी मच फ्रॉम डोर, विंडो, वॉल्स। हम साउंड वेव के बारे में जानते हैं। साउंड हम प्रोड्यूस करें तो हम बिना मुड़े भी अपने जो पीछे साउंड प्रोड्यूस हो रही है उसको सुन सकते हैं। तो साउंड वेव बहुत ज्यादा डिफ्रैक्टेड होती है, अपने रास्ते से बेंड हो जाती है डोर्स और विंडो इत्यादि के कॉर्नर से, ताकि हमें ये साउंड की प्रॉपर्टी होती है और साउंड हमें क्लियर रूप से सुनाई देती है डिफ्रैक्शन के कारण। तो ये डिफ्रैक्शन का एग्जाम्पल हो गया। साउंड वेव्स में बहुत ज्यादा डिफ्रैक्शन होता है। तो अब आते हैं टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन, विवर्तन के प्रकार। तो विवर्तन मेनली 2 प्रकार का है। साइंटिस्टों ने अपनी सुविधा के अनुसार बांट रखा है 2 कैटेगरी में। फ्रेस्नेल क्लास ऑफ डिफ्रैक्शन, दूसरा फ्रॉनहोफर क्लास ऑफ डिफ्रैक्शन। फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन
और फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन, ये दो प्रकार के हो गए। पहले हम फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन के बारे में स्टडी कर लें थोड़ा सा। फ्रेस्नेल क्लास ऑफ डिफ्रैक्शन, व्हेन लाइट सोर्स एंड स्क्रीन बोथ आर एट फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम स्लिट और ऑब्स्टेकल, द डिफ्रैक्शन इज कॉल्ड फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन। यानी स्लिट एंड स्क्रीन बोथ आर एट फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम light source and screen both are at finite distance from slit, then diffraction is called Fresnel class of diffraction। यानी जब प्रकाश स्रोत और स्क्रीन दोनों स्लिट या अवरोधक से एक निश्चित दूरी पर स्थित हो तो ये विवर्तन फ्रेस्नेल विवर्तन कहलाता है, फ्रेस्नेल क्लास ऑफ विवर्तन कहलाता है। कैसे? ये हमारा सोर्स हो गया और ये स्लिट है, तो यहां से प्रकाश गुजर रहा है और स्क्रीन पर पड़ रहा है, तो ये इसमें हम देख रहे हैं हमारा जो सोर्स है वो स्लिट से फाइनाइट डिस्टेंस पर रखा है, निश्चित दूरी, अब दूरी गणना कर सकते हैं, और इसी तरह से फाइनाइट डिस्टेंस पर स्क्रीन भी रखी हुई है। तो ये जो डिफ्रैक्शन के मेथड है ये कहलाता है फ्रेस्नेल क्लास ऑफ डिफ्रैक्शन, जिसमें सोर्स और स्क्रीन सब फाइनाइट डिस्टेंस पर स्थित हो। तो इन दिस डिफ्रैक्शन यानी फ्रेस्नेल क्लास ऑफ डिफ्रैक्शन, इंसिडेंट एंड डिफ्रैक्टेड वेव फॉर्म, इंसिडेंट वेव फॉर्म एंड डिफ्रैक्टेड वेव फॉर्म, डिफ्रैक्टेड वेव फॉर्म यहां से मिलेगा, इंसिडेंट वेव फॉर्म सोर्स से मिलेगा। तो इंसिडेंट वेव फॉर्म एंड डिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, दिस इज वेव फ्रंट। एक्चुअल में वेव फ्रंट तरंगाग्र है, जिसमें वेव फ्रंट में स्थित सभी पार्टिकल जो भी ऑसिलेशन कर रहे हैं उनकी फेज सेम होती है, तो ये वेव फ्रंट कहलाता है तरंगाग्र। तो वो जो वेव फ्रंट का शेप है वो स्फेरिकल होगा या सिलेंडर होगा। तो फ्रेस्नेल क्लास ऑफ डिफ्रैक्शन में इंसिडेंट एंड डिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट आर स्फेरिकल और सिलेंडर, यानी इसमें जो हमारा फ्रेस्नेल क्लास है, फ्रेस्नेल विवर्तन में आपतित और विवर्तित तरंगाग्र गोली या बेलनाकार होते हैं। ये डिपेंड करता है कैसा सोर्स हम यूज करते हैं। तो इस तरह से जो वेव फ्रंट निकल के आ रहा है ये स्फेरिकल होगा या सिलेंड्रिकल फॉर्म में, दो ही फॉर्म में मिलेगा हमें जब हम फ्रेस्नेल क्लास ऑफ डिफ्रैक्शन यूज कर रहे हैं। तो ये बेसिक जो फ्रेस्नेल क्लास ऑफ डिफ्रैक्शन की रिक्वायरमेंट है, फाइनाइट डिस्टेंस पर सोर्स भी होना चाहिए और फाइनाइट डिस्टेंस पर स्लिट भी होनी चाहिए। तो हमारा ये फ्रेस्नेल क्लास ऑफ डिफ्रैक्शन कहलाता है। दूसरा फ्राउनहोफर क्लास ऑफ डिफ्रैक्शन, फ्राउनहोफर विवर्तन। इसमें क्या है? व्हेन लाइट सोर्स एंड स्क्रीन, व्हेन लाइट सोर्स एंड स्क्रीन बोथ आर एट इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम स्लिट और ऑब्स्टेकल, बोथ आर एट इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम स्लिट एंड ऑब्स्टेकल, दिस इज कॉल्ड फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन। यानी जब प्रकाश स्रोत और स्क्रीन दोनों स्लिट या अवरोधक से अनंत दूरी पर स्थित हो या प्रतीत हो तो ये फ्राउनहोफर विवर्तन कहलाता है। एक्चुअल में अनंत दूरी हम करेंगे नहीं, तो अनंत दूरी कैसे प्राप्त की जाती है इसके लिए हम देखेंगे। तो हमारा सोर्स भी इनफाइनाइट डिस्टेंस पर रहना चाहिए फ्राउनहोफर क्लास में, और स्क्रीन भी इनफाइनाइट डिस्टेंस पर। इनफाइनाइट डिस्टेंस एक्चुअल में फिजिबल नहीं है, तो इनफाइनाइट डिस्टेंस प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे? हम एक लेंस लेंगे, कॉन्वेक्स लेंस, इसके फोकस पर सोर्स रख देंगे, लाइट सोर्स। तो लाइट सोर्स से जो भी लाइट निकलेगी वो लेंस से आगे चलकर पैरेलल हो जाएगी। तो इस तरह से स्लिट से हम ऑब्जर्व करें, हमारी रे पैरेलल है, तो ये इन्फिनिटी से आ रही है, तो इस तरह से हमारा सोर्स इनफाइनाइट डिस्टेंस पर रखा हुआ है। तो यहां से देखने पर स्लिट से हमें पता चल रहा है कि सोर्स हमारा इनफाइनाइट डिस्टेंस पर रखा हुआ है, क्योंकि रेज पैरेलल आ रही हैं, तो अनंत दूरी हमें मिल गई। इसी तरह से स्लिट से हमारी जो रेज हैं वो आगे चलकर पैरेलल ही जाएंगी, तो पैरेलल रेज को हम कलेक्टिंग लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस से कलेक्ट कर लेंगे स्क्रीन पर। तो जो स्क्रीन है हमारी वो भी ऐसा लगेगा यहां से देखने पर स्लिट से कि वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है, क्योंकि बीच में लेंस है वो कलेक्ट कर ले रहा है। तो इस तरह से स्लिट से हम दोनों ओर देखेंगे तो सोर्स भी इनफाइनाइट डिस्टेंस पर और हमारा स्क्रीन भी इनफाइनाइट डिस्टेंस पर दिखता हुआ प्रतीत होता है, क्योंकि लाइटें हमारी पैरेलल आ रही हैं और पैरेलल जा रही हैं। तो इस तरह से हमारा ये फ्राउनहोफर क्लास ऑफ डिफ्रैक्शन यानी फ्राउनहोफर विवर्तन होता है, जिसमें हमें सोर्स और स्क्रीन दोनों इनफाइनाइट डिस्टेंस पर रखे हुए प्रतीत होते हैं। बोथ वेव फ्रंट, इंसिडेंट एंड डिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट आर प्लेन वेव फ्रंट, यानी जो भी वेव फ्रंट हैं इसमें हमारे फ्राउनहोफर क्लास में दोनों तरंगाग्र, आपतित एवं विवर्तित तरंगाग्र दोनों समतल होते हैं। समतल क्यों होंगे? लेंस से चलने के बाद हमारी किरणें पैरेलल हो गई, तो जो भी वेव फ्रंट मिलेंगे यहाँ सब प्लेन मिलेंगे।
तो समतल हो गए, और यहां से भी आगे चलेंगी रेज पैरेलल रहेंगी, तो यहां पर भी प्लेन वेव फ्रंट यानी हमें समतल तरंगाग्र मिलेंगे। तो इस तरह से तरंगाग्र का सेंस हम फिर से बता दें। वेव फ्रंट का मतलब है किसी तल में स्थित सभी कण अगर समान कला में है तो वो जो तल है, प्लेन है, वो कहलाता है वेव फ्रंट या तरंगाग्र। तो यहां पर हमें जो वेव फ्रंट मिलेंगे वो प्लेन के फॉर्म में मिलेंगे, समतल के फॉर्म में मिलेंगे। तो प्लेन वेव फ्रंट हमें मिल गया, क्योंकि लाइटें पैरेलल चल रही हैं इसलिए वेव फ्रंट भी प्लेन होगा। और आगे चलकर हमारा ये जो फ्राउनहोफर क्लास है, इसमें हमारा सोर्स भी इनफाइनाइट डिस्टेंस पर और स्क्रीन भी इनफाइनाइट डिस्टेंस पर रखी हुई प्रतीत होती है, एक्चुअल में होती नहीं है, तो रखी हुई हमें प्रतीत ही होना है। तो ये फ्राउनहोफर क्लास ऑफ डिफ्रैक्शन कहलाता है। नेक्स्ट टॉपिक, फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन एट सिंगल स्लिट या एकल स्लिट द्वारा फ्राउनहोफर विवर्तन। फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट, यही सिलेबस में है तो इसी की स्टडी की जाएगी। डबल स्लिट वाला ये सिलेबस में नहीं है, तो सिंगल स्लिट की ही स्टडी की जाएगी। इसमें क्या है, एस इज मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स, एस इज मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स व्हिच इज प्लेस्ड एट फोकस ऑफ लेंस L1, दिस एस इज प्लेस्ड एज फोकस ऑफ लेंस L1। AB is small size slit, this AB is small size slit placed perpendicular to plane of and width of slit D, this is perpendicular to width of slit की चौड़ाई ये है, तो स्लिट की चौड़ाई के परपेंडिकुलर हमारा ये जो है वो सोर्स स्थित है। तो इस तरह से हम विड्थ ऑफ स्लिट इज डी, ये दिया हुआ है, विड्थ ऑफ स्लिट इज डी। सोर्स एस एक वर्णिक प्रकाश स्रोत है, सोर्स एस मोनोक्रोमेटिक लाइट या एक वर्णिक प्रकाश स्रोत है जो कि उत्तल लेंस के फोकस पर स्थित है। तो ये हमारा उत्तल लेंस L1 है, इसके फोकस पर स्थित है। फोकस पर रखने के कारण हमारा जो सोर्स से लाइट निकलेगी वो आगे चलकर पैरेलल होगी, वो समांतर होगी। समांतर किरणों की आवश्यकता है ताकि हमारा सोर्स इनफाइनाइट डिस्टेंस पर रखा हुआ प्रतीत हो। ए बी एक छोटी स्लिट है, तो ए बी छोटी स्लिट है जो कि एक वर्णीय प्रकाश स्रोत से प्रकाशित होती है और कागज तल के लंबवत रखी हुई है। तो ये हमारे प्लेन के इस तरह से परपेंडिकुलर रखी हुई है, परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में रखी हुई है स्लिट। तो रेक्टेंगल पूरा हमारा रेक्टेंगुलर फॉर्म में स्लिट रखी हुई है और सोर्स से लाइट निकल रही है और पूरे रेक्टेंगल पर पड़ रही है। तो आगे चलकर जो भी हमारा काम होगा वो रेक्टेंगुलर हो जाएगा। तो स्लिट की जो इमेजेस मिलेंगी हमें यहाँ पर, इसीलिए रेक्टेंगुलर फॉर्म में हमारी स्क्रीन पर जो फ्रिंजें बनती हैं वो रेक्टेंगुलर होती हैं, आयताकार होती हैं। सारी डार्क और ब्राइट सभी फ्रिंजेस आयताकार या रेक्टेंगुलर होती हैं। फिर आगे की स्टडी करते हैं। पैरेलल रेज फ्रॉम लेंस L1, लेंस L1 से हमारी पैरेलल रेज निकलती हैं, आगे चलती हैं और स्लिट पर पड़ती हैं। पैरेलल रेज फ्रॉम लेंस L1 मोनोक्रोमेटिक लाइट, मोनोक्रोमेटिक प्लेन वेव फ्रंट MN इज पैरेलल टू स्लिट AB, दिस मोनोक्रोमेटिक प्लेन वेव फ्रंट MN और लाइट हमारी इसी MN के थ्रू चलती है। तो MN के पैरेलल वेव फ्रंट हमारा आगे बढ़ता है। तो इसका ये सेंस है। इंसिडेंट ऑन स्लिट AB नॉर्मली, इंसिडेंट ऑन स्लिट नॉर्मली एंड डिफ्रैक्टेड लाइट फ्रॉम AB इज कलेक्टेड बाय लेंस L1 ऑन स्क्रीन XY, यानी लेंस L1 द्वारा समांतरित, लेंस L1 द्वारा पैरेलल रेज चूंकि भेजी जा रही है, तो पैरेलल रेज का जो प्रकाश पुंज है, पैरेलल रेज है, वो एक वर्णीय समतल तरंगाग्र MN जो कि स्लिट AB के समांतर है, स्लिट AB पर अभिलंबवत आपतित होती हैं। तो जो रेज हैं हमारी पैरेलल रेज वो स्लिट पर नॉर्मली पड़ती हैं, यानी स्लिट के अभिलंब की दिशा में पड़ती हैं, नॉर्मली पड़ती हैं, अभिलंबवत पड़ती हैं। और नॉर्मली हम देख लेंगे, स्लिट हमारी ये है तो इस पर इस दिशा में पड़ रही है, तो ये नॉर्मली हुआ स्लिट के प्लेन के परपेंडिकुलर। तो ये रेज हमारी पड़ेंगी और फिर इसके बाद एक्शन क्या होगा, AB से विवर्तित प्रकाश,
तो ए बी से जो डिफ्रैक्टेड लाइट है वो लेंस L1 द्वारा लेंस के फोकस तल पर रखे स्क्रीन XY पर फोकस होता है। तो ये हमारी जो डिफ्रैक्टेड लाइट आगे मिलेगी, यहाँ से डिफ्रैक्शन हो जाएगा, यहाँ से जो डिफ्रैक्टेड लाइट मिलेगी वो आगे चलकर लेंस L2 द्वारा स्क्रीन पर, जो कि स्क्रीन रखी हुई है इस लेंस के फोकस पर, सेकंड फोकस पर, कॉन्वेक्स लेंस के यहाँ रखी हुई है फोकस पर, तो लेंस जो भी रेज हैं वो कलेक्ट हो जाएंगी स्क्रीन पर। अकॉर्डिंग टू हाइगेंस, व्हेन प्लेन वेवफ्रंट फॉल्स ऑन स्लिट AB, according to Huygens, when plane wavefront falls on slit AB, then secondary wavelets travel in all direction. Secondary wavelets produced at all points from slit AB, then secondary waves travel in all direction. Wavelets which falls on lens L2 directly, secondary wavelets which falls on lens L2 directly without deviation meet at center screen and produce principal maximum of maximum intensity. This is bright fringe. Because of all secondary wavelets reaching at O are in same phase, hence phase difference is 0 or 2n pi. Then we get bright fringe which is called principal maxima, मुख्य उच्चिष्ट. This is called principal maxima which has maximum intensity. हाइगेंस के अनुसार स्लिट AB के प्रत्येक बिंदु से द्वितीयक तरंगिकाएं निकलेंगी, क्योंकि यहाँ वेवफ्रंट जो है वो स्लिट के प्लेन में है। तो इस तरह से हमारी जो स्लिट है वो उसका प्रत्येक बिंदु एक सोर्स की भांति काम करेगा और वहां से सेकेंडरी वेवलेट्स द्वितीयक तरंगिकाएं सभी दिशाओं में निकलेंगी और वो गति करेंगी। जो तरंगिकाएं बिना विचलित हुए आगे बढ़ेंगी लेंस L2 से, यानी लेंस L2 पर जो डायरेक्ट रेज पड़ रही हैं, बिना डेविएशन के सीधे रेज पड़ रही हैं, वो सभी पर्दे के केंद्र पर फोकस हो रही हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। लेंस L2 से विदाउट डेविएशन जो रेज चल रही हैं वो पर्दे के केंद्र पर फोकस हो रही हैं। तो वो रेज कौन सी होंगी ये देखेंगे। विदाउट डेविएशन हमारी जो रेज आगे बढ़ेंगी ये वाली रेज हैं, और फिर इधर से ये रेज हैं, और जो सीधे चल रही हैं वो सारी रेजेस, ये सब रेज विदाउट डेविएशन चल रही हैं। तो ये पर्दे के केंद्र O पर फोकस होंगी। जब ये रेज फोकस हो जाएंगी, चूंकि इन तरंगिकाओं के मध्य कलांतर शून्य है, तो ये सभी आध्यारोपण के पश्चात मुख्य उच्चिष्ट प्रिंसिपल मैक्सिमा बनाती हैं, जिसकी तीव्रता अधिकतम होती है, और ये हमारी ब्राइट फ्रिंज या दीप्त पट्टी होती है। तो अधिकांश आपतित प्रकाश इसी दीप्त पट्टी यानी ब्राइट फ्रिंज यानी मुख्य उच्चिष्ट में केंद्रित होता है। तो इसका ये सेंस है, स्लिट से आने वाली अधिकांश लाइट जो मैक्सिमम लाइट होती है वो हमारी मुख्य उच्चिष्ट यानी प्रिंसिपल मैक्सिमा में ही पड़ती है। इसके बाद जो लाइट बचती है वो आगे फ्रिंजेस में पड़ती है। तो ये हमारी स्क्रीन पर पोजीशन हो गई। जो डिफ्रैक्शन पैटर्न है प्रिंसिपल मैक्सिमा मुख्य उच्चिष्ट, तो सेंटर पर प्रिंसिपल मैक्सिमा मुख्य उच्चिष्ट बनेगा। इसके बाद मिनिमा मिलेगा, जिसको सेकेंडरी मिनिमा कह रहे हैं। फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा, प्रथम द्वितीयक निम्निष्ट, और फिर इसके बाद फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, प्रथम द्वितीयक उच्चिष्ट। फिर हमारे पास डार्क फ्रिंज मिलेगी, इसको कहते हैं सेकंड सेकेंडरी मिनिमा। तो द्वितीयक निम्निष्ट, और फिर इसके बाद ब्राइट फ्रिंज मिलेगी। इस ब्राइट फ्रिंज को सेकंड सेकेंडरी मैक्सिमा, द्वितीयक उच्चिष्ट, इन नामों से जाना जाता है। तो हमारी प्रिंसिपल मैक्सिमा यानी मुख्य उच्चिष्ट के अलावा जो भी फ्रिंजेस बनेंगी उनके नाम में हमें सेकेंडरी शब्द जोड़ना है। फर्स्ट मिनिमा जो भी मिला हमारा फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा कहलाता है। सेकंड मिनिमा जो मिला सेकंड सेकेंडरी मिनिमा, थर्ड मिनिमा थर्ड सेकेंडरी मिनिमा, फोर्थ मिनिमा फोर्थ सेकेंडरी मिनिमा। इसी तरह से मैक्सिमा जो भी मिलेंगे उनको भी हम सेकेंडरी नाम से जोड़ेंगे। फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, सेकंड सेकेंडरी मैक्सिमा, थर्ड सेकेंडरी मैक्सिमा, फोर्थ सेकेंडरी मैक्सिमा, इन नामों से ये हमारा फ्रिंजेस जानी जाएंगी। तो इस तरह से हमारा जो डिफ्रैक्शन पैटर्न है, इसमें मुख्य उच्चिष्ट, इसके बाद डार्क फ्रिंजेस, फिर इसके बाद ब्राइट फ्रिंजेस,
और ये अल्टरनेट ऑर्डर में हमारी डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस मिलती रहेंगी। तो ये हमारा प्रिंसिपल मैक्सिमा हो गया। इसके बाद जो मैक्सिमा मिला इसको कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन, और जो सेकंड मैक्सिमा मिला इसको सेकंड ऑर्डर डिफ्रैक्शन, और फिर ये थर्ड मैक्सिमा थर्ड ऑर्डर डिफ्रैक्शन, फोर्थ मैक्सिमा फोर्थ ऑर्डर डिफ्रैक्शन। यानी अगर हमारा इंस्ट्रूमेंट बहुत ही अच्छा कैलिब्रेट हो, बहुत ही अच्छे ढंग से वर्क कर रहा हो, तो हमें फोर्थ ऑर्डर तक मैक्सिमा दिखाई देते हैं, और इसके बाद और अच्छा इंस्ट्रूमेंट है तो हमें फिफ्थ ऑर्डर तक मैक्सिमा दिखाई देते हैं, इसके बाद नहीं दिखाई देते हैं, लगभग ब्लर्ड स्थिति आ जाती है। तो इस तरह से हमारा डिफ्रैक्शन पैटर्न या विवर्तन पैटर्न स्क्रीन पर दिखाई देता है। फ्यू वेवलेट्स डेविएट थ्रू एंगल थीटा फ्रॉम CO and far length L2. They meet at point P on the screen. Intensity of point P depends on path difference between wavelets reaching at P. यानी जो तरंगिकाएं CO से थीटा एंगल कोण पर मुड़ जाती हैं, हमारी जो सीधी लाइन है उससे डायरेक्ट रे उससे थीटा कोण पर मुड़ जाती हैं, तो वे सभी लेंस L2 द्वारा स्क्रीन के बिंदु P पर फोकस हो जाती हैं। बिंदु P पर तीव्रता P पर पहुंचने वाली सभी तरंगिकाओं के पथांतर पर निर्भर करता है। तो इस तरह से हमारा इसका सेंस, कहने का सेंस ये है कि ऐसी वेवलेट्स जो डायरेक्ट न जाके सीधे न जाके थीटा एंगल पर जाती हैं, तो वो वेवलेट्स हमारी सेकेंडरी वेवलेट्स लेंस से गुजरने के बाद बिंदु P पर फोकस होती हैं, और बिंदु P पर जो प्रकाश की तीव्रता है, ब्राइट है या डार्क है, ये निर्भर करता है इनके बीच में पथांतर पर या पाथ डिफरेंस पर। पाथ डिफरेंस आगे कैलकुलेट किया जाएगा, उस पर निर्भर करता है कि P पर मैक्सिमम इंटेंसिटी यानी मैक्सिमा बनेगा या मिनिमा बनेगा, क्या बनेगा। नाउ ड्रा परपेंडिकुलर AK एंड पाथ डिफरेंस बिटवीन वेवलेट्स इमर्जिंग फ्रॉम A एंड B इज BK। यानी हम लंब AK बनाते हैं और बिंदु A और B से निकलने वाली तरंगिकाओं के मध्य पथांतर BK है। तो ये देखेंगे हम क्या, हम एक परपेंडिकुलर A से ड्रॉ करेंगे इस लाइट पर, ये जो लाइट है इस पर ड्रॉ करेंगे, तो ये जब परपेंडिकुलर है वो AK कहलाता है, और ये डिस्टेंस BK हो गई, B से K तक डिस्टेंस हो गई, यही हमारा पथांतर या पाथ डिफरेंस है। और इस एंगल के बारे में हम कंक्लूड करेंगे, क्योंकि ये 90 डिग्री हो गया एंगल, तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा एंगल, और हमारी जो रेज हैं ये 90 डिग्री, तो थीटा अपने आप यहाँ पर 90 डिग्री, थीटा यहाँ पर जो एंगल होगा वो अपने आप थीटा हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, एंगल ट्रायंगल ABK। तो इस तरह से राइट एंगल ट्रायंगल बन गया जिसमें एंगल थीटा है, और ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा हमारा। तो इस तरह से हम इसके आगे की स्टडी कर सकते हैं। पाथ डिफरेंस हमारा BK है। तो पाथ डिफरेंस हमारा BK है, ये यहाँ से देखने से ही पता चल रहा है। और BK की गणना कैसे करेंगे, ये विड्थ स्लिट की चौड़ाई D है, तो यानी AB D है, और BK निकाल सकते हैं हम। ये हमारा कर्ण हो गया और ये आधार हो गया, लंब है एक्चुअल में, तो ये हमारा जो BK आएगा वो D साइन थीटा आएगा। तो ट्रायंगल ABK में हम BK से जो है BK की वैल्यू सीधे D साइन थीटा ये कैलकुलेट कर लिए हैं, और यही है पाथ डिफरेंस बिटवीन रेज इमर्जिंग फ्रॉम A एंड B, यानी A और B से निकलने वाले या डिफ्रैक्ट होने वाले प्रकाश के बीच में पथांतर या पाथ डिफरेंस। इफ पाथ डिफरेंस, नाउ हम फिगर की स्टडी करेंगे। इसमें हमने स्लिट को दो भागों में विभाजित कर दिया है, स्लिट को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो हमारी स्लिट AB पहले D लेंथ की थी, D विड्थ की थी, अब D/2 एंड D/2, और बीच में हम एक पॉइंट C डाल देंगे। तो इस पे हम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, तो ये पहला परपेंडिकुलर हो गया, ये दूसरा परपेंडिकुलर हो गया। इसकी लेंथ क्या आएगी, D/2 साइन थीटा। तो परपेंडिकुलर नहीं, एक्चुअल में ये पाथ डिफरेंस हमारा इन दो रेज के बीच में 1 एंड 2 के बीच में पाथ डिफरेंस D/2 साइन थीटा, यानी ये डिस्टेंस D/2 साइन थीटा हो गई, और ये भी डिस्टेंस D/2 साइन थीटा आ जाएगी। तो इस तरह से हमारा D/2 इन दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस हो गया, और 2 एंड 3 के बीच में D/2 पाथ डिफरेंस, और 1 एंड 3 के बीच में जो पाथ डिफरेंस है वो टोटल D साइन थीटा के बराबर होगा। तो
हम स्टडी करेंगे इसमें। इफ पाथ डिफरेंस d/2 साइन थीटा इज λ/2, इफ पाथ डिफरेंस d/2 साइन थीटा इज इक्वल टू λ/2, यदि है ऐसा, और फेज डिफरेंस, इसके कंपैरिजन में फेज डिफरेंस पाई है, तो फेज डिफरेंस इज पाई, देन डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस विल टेक प्लेस। फेज डिफरेंस पाई के लिए डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से ही बनता है, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस विल टेक प्लेस एंड वी गेट डार्क फ्रिंज। इन दिस केस वी गेट डार्क फ्रिंज, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा। यानी यदि पथांतर d/2 साइन थीटा λ/2 के बराबर है, यदि पथांतर d/2 साइन थीटा λ/2 के बराबर है, तो कलांतर, इसके करेस्पॉन्डिंग कलांतर पाई होगा। और फिर चूंकि पाई कलांतर के लिए हम जानते हैं, पाई फेज डिफरेंस के लिए डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी विनाशी व्यतिकरण होता है, तो इस तरह से हमें डार्क फ्रिंज मिलेगी। और ये डार्क फ्रिंज हमारी प्रथम द्वितीयक निम्निष्ठ कहलाती है, फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा। तो सेंट्रल मैक्सिमा या प्रिंसिपल मैक्सिमा के अलावा जो भी हमारी फ्रिंजेस बन रही हैं डिफ्रैक्शन में, उनको हम द्वितीयक नाम से और ऐड करेंगे। सेकेंडरी, सारी फ्रिंजेस सेकेंडरी कहलाती हैं, और मैक्सिमा और मिनिमा डिपेंड करता है उनकी इंटेंसिटी कितनी है। अगर इंटेंसिटी लो है, डार्क फ्रिंजेस हैं, तो उनको मिनिमा कहते हैं निम्निष्ठ, और इंटेंसिटी हाई है तो हम मैक्सिमा कहते हैं उच्चिष्ठ। तो इस तरह से d/2 साइन थीटा इक्वल टू λ/2 या d साइन थीटा इक्वल टू लैम्डा, ये फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा के लिए कंडीशन हो गई। इसको हम जनरलाइज करते हैं। अगर हम स्लिट को n पार्ट्स करते हैं, इक्वल पार्ट्स, तो हम क्या करते हैं, d/2n साइन थीटा n इक्वल टू प्लस माइनस λ/2 ये पाते हैं। और इसको जब सॉल्व करेंगे, d साइन थीटा n इक्वल टू प्लस माइनस n लैम्डा, जहाँ n इंटीजर है, 1 2 3 से कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह से हमारा ये जो d साइन थीटा n इक्वल टू प्लस माइनस n लैम्डा है, ये कंडीशन है nth सेकेंडरी मिनिमा की। यानी nवें द्वितीयक निम्निष्ठ के लिए शर्त है d साइन थीटा n इक्वल प्लस माइनस n लैम्डा। और इसमें हम n इक्वल टू 1 रखेंगे तो फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा की कंडीशन मिलेगी, n इक्वल टू 2 रखेंगे तो सेकेंडरी मिनिमा की कंडीशन मिलेगी, जो कि d साइन थीटा 2 इक्वल टू 2 लैम्डा होती है। n इक्वल टू 3, d साइन थीटा 3 इक्वल टू 3 लैम्डा, थर्ड सेकेंडरी मिनिमा। n इक्वल टू 4, d साइन थीटा 4 इक्वल टू 4 लैम्डा, फोर्थ सेकेंडरी मिनिमा। इस तरह से कंडीशन मिलेगी। इसी प्रकार कंडीशन फॉर nth सेकेंडरी मैक्सिमा, nवें द्वितीयक उच्चिष्ठ के लिए शर्त d/2n+1, d/2n+1 sin theta is theta we different angle we can take, then theta and theta dash n, d/2n+1 sin theta dash n equal to plus minus λ/2, then we get d sin theta dash n equal to plus minus 2n+1 λ/2। तो इस तरह से where n equal to 1 2 3 any integer। तो ये कंडीशन है फॉर ब्राइट फ्रिंजेस यानी सेकेंडरी मैक्सिमा की। nth सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए हमारी ये कंडीशन मिल गई, d साइन थीटा एन डैश इक्वल टू 2n+1 λ/2, और nth सेकेंडरी मिनिमा के लिए d साइन थीटा n इक्वल टू n लैम्डा। ये हमारी सेकेंडरी मिनिमा के लिए कंडीशन मिल गई। थीटा n क्या है, एंगुलर पोजीशन ऑफ nth सेकेंडरी मिनिमा, यानी nवें द्वितीयक निम्निष्ठ की कोणीय स्थिति थीटा n डैश, एंगुलर पोजीशन ऑफ nth सेकेंडरी मैक्सिमा, nवें द्वितीयक उच्चिष्ठ की कोणीय स्थिति। नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे डिस्टेंस ऑफ nth सेकेंडरी मिनिमा, nवें द्वितीयक निम्निष्ठ की दूरी, पर्दे के केंद्र से दूरी, nवें द्वितीयक निम्निष्ठ की पर्दे के केंद्र से दूरी, और ये दूरी हम मान लेते हैं लेट yn be distance of nth secondary minima from center of screen if theta n be the angular position of this nth secondary minima, then ट्रायंगल COP, यानी माना nवें द्वितीयक निम्निष्ठ की पर्दे के केंद्र से दूरी yn है और स्लिट तथा स्क्रीन के मध्य दूरी D है तथा nवें द्वितीयक निम्निष्ठ की कोणीय स्थिति थीटा n है। ये थीटा n पहले कैलकुलेट किया जा चुका है। तो ट्रायंगल COP, तो ट्रायंगल COP में हम tan थीटा n की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ट्रायंगल COP हमारा कहाँ है, ये ट्रायंगल है COP ये ट्रायंगल है हमारा। इसमें tan थीटा n, थीटा n ये है,
tan थीटा n इक्वल टू वाई एन अपान डी, यानी ओ पी एन, तो ये आएगा वाई एन अपान कैपिटल डी, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। इसको लिख लेंगे हम tan थीटा n इक्वल टू ओ पी अपान ओ सी वाई एन अपान कैपिटल डी। क्योंकि थीटा n बहुत स्मॉल है, थीटा n इज वेरी स्मॉल, देन tan थीटा इज n इक्वल टू साइन थीटा n, और साइन थीटा n हम पिछले अपने इक्वेशन से रिकॉल कर लेंगे। साइन थीटा n इक्वल टू डी क्या था, डी साइन थीटा n इक्वल टू एन लेमडा, तो साइन थीटा n इक्वल टू एन लेमडा अपान डी, और इस वैल्यू को यहाँ पर रखेंगे tan थीटा n की जगह एन लेमडा अपान स्मॉल डी इक्वल टू वाई एन अपान कैपिटल डी, या वाई एन इक्वल टू एन डी लेमडा अपान स्मॉल डी, ये इक्वेशन 4 आ गया। ये कहलाता है डिस्टेंस ऑफ एनएस सेकेंडरी मिनिमा, यानी nवें द्वितीयक निम्निष्ठ की पर्दे के केंद्र से दूरी, ये डिस्टेंसेस हैं। तो पहले सेकेंडरी मिनिमा की पर्दे के केंद्र से दूरी कितनी हो गई, वाई वन इक्वल टू डी लेमडा अपान स्मॉल डी, दूसरे की 2 डी लेमडा अपान स्मॉल डी, एन की वैल्यू n 2 3 सब रखते जाएंगे और हमारी डिस्टेंसेस मिलती रहेंगी। वाई थ्री इक्वल टू 3 लेमडा 3 डी लेमडा अपान स्मॉल डी एंड सो ऑन। फिर हम कैलकुलेट करेंगे डिस्टेंस ऑफ एनएस सेकेंडरी मैक्सिमा, यानी nवें द्वितीयक उच्चिष्ठ की पर्दे के केंद्र से दूरी। ये भी कैलकुलेट सिमिलर मैनर पर होगा, बिल्कुल एग्जैक्टली सिमिलर है। लेट वाई वन डैश बी डिस्टेंस ऑफ एनएस सेकेंडरी मैक्सिमा फ्रॉम सेंटर ऑफ स्क्रीन, एंड इफ थीटा डैश एन बी द एंगुलर पोजीशन देन फ्रॉम ट्रायंगल सीओपी। माना nवें द्वितीयक उच्चिष्ठ की स्क्रीन के केंद्र से दूरी वाई एन डैश है और nवें द्वितीयक उच्चिष्ठ की कोणीय स्थिति थीटा एन डैश है, तो ट्रायंगल सीओपी से अगेन वही चीज निकलेगी, tan थीटा एन डैश इक्वल टू ओपी अपान ओसी वाई एन डैश अपान डी। थीटा एन डैश इज वेरी स्मॉल, तो ये tan थीटा एन डैश साइन थीटा एन डैश के बराबर हो गया, और साइन थीटा एन डैश की वैल्यू हम वहाँ से ले लेंगे जहाँ हमने डिराइव की थी द्वितीयक सेकेंडरी मैक्सिमाज के लिए, दी साइन थीटा एन डैश इक्वल टू 2n प्लस 1 लेमडा बाई 2, वहाँ से लिखेंगे साइन थीटा एन डैश इक्वल टू 2n प्लस 1 लेमडा अपान 2d, और इसकी वैल्यू यहाँ tan थीटा की जगह रखेंगे, और फिर वाई एन डैश हमारा मिलेगा 2n प्लस 1 डी लेमडा अपान 2d। इस तरह से इसमें n की वैल्यू 1 2 3 रखते चले जाएंगे और हमें सेकेंडरी मैक्सिमा की पोजीशन मिलती रहेगी। वाई वन डैश इक्वल टू 3 लेमडा डी अपान 2d। इस पोजीशन पर हमें पर्दे से इतनी दूरी पर फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा मिलेगा। फिर इसके बाद वाई टू डैश 5 लेमडा बाई 5 लेमडा 2 डी अपान 2d, तो इस तरह से इस दूरी पर हमें सेकेंडरी मैक्सिमा मिलेगा। फिर वाई थ्री इक्वल टू 7 डी लेमडा अपान 2d, इस डिस्टेंस पर हमें थर्ड सेकेंडरी मैक्सिमा मिलेगा एंड सो ऑन। अब आते हैं विड्थ ऑफ प्रिंसिपल मैक्सिमा, मुख्य उच्चिष्ठ की चौड़ाई, जिसको हम W0 से लिखते हैं। मुख्य उच्चिष्ठ की चौड़ाई यानी डिस्टेंस बिटवीन 2 सेकेंडरी मिनिमा अराउंड प्रिंसिपल मैक्सिमा इज कॉल्ड डिफरेंस विड्थ ऑफ प्रिंसिपल मैक्सिमा, यानी प्रथम 2 द्वितीयक निम्निष्ठों की स्थितियों का अंतर या उनके बीच की दूरी को हम मुख्य उच्चिष्ठ की चौड़ाई कहते हैं। क्योंकि हमारे जो फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा है वो दोनों ओर बन रहे हैं प्रिंसिपल मैक्सिमा के, मुख्य उच्चिष्ठ के, तो मुख्य उच्चिष्ठ की जो चौड़ाई निकलेगी वो इन दोनों की स्थितियों के बीच का अंतर, यानी यहाँ से लेके सेंटर से और यहाँ के सेंटर तक फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा के बीच की दूरी, तो हमारा ये कहलाता है मुख्य उच्चिष्ठ की चौड़ाई W0। ये कितना होगा, क्योंकि ये डिस्टेंस हमें मिली हुई है वाई वन इक्वल टू डी लेमडा अपान स्मॉल डी, और ये भी वाई वन डिस्टेंस है, जस्ट डबल करना है हमें, तो हम जस्ट डबल कर देंगे, इससे हमें विड्थ ऑफ प्रिंसिपल मैक्सिमा मिलेगी W0। मुख्य उच्चिष्ठ की चौड़ाई W0 इक्वल टू 2 इंटू वाई वन, यानी 2 डी लेमडा अपान स्मॉल डी। ये मुख्य उच्चिष्ठ की चौड़ाई हो गई W0 इक्वल टू 2 डी लेमडा अपान स्मॉल डी, यानी फ्रिंज विड्थ जो हमें इंटरफेरेंस के केस में मिलती है उसकी डबल मिल गई, तो ये हमारी प्रिंसिपल मैक्सिमा की चौड़ाई डबल होती है, तो 2 गुना होती है फ्रिंज विड्थ की। ये इसको याद रखेंगे W0 इक्वल टू 2 डी लेमडा अपान स्मॉल डी, तो विड्थ ऑफ प्रिंसिपल मैक्सिमा मुख्य उच्चिष्ठ की चौड़ाई। नेक्स्ट थिंग निकालेंगे एंगुलर विड्थ ऑफ प्रिंसिपल मैक्सिमा, मुख्य उच्चिष्ठ की कोणीय चौड़ाई। एंगुलर विड्थ ऑफ प्रिंसिपल मैक्सिमा, तो हम एंगल निकालेंगे जहां हमारी स्लिट ए बी है वहां से कितना एंगल ये बना रहा है। तो फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा
कितना एंगल बनाएगा, वही एंगल का डबल हम थीटा 0 लिखेंगे। ये कहलाता है एंगुलर विड्थ ऑफ प्रिंसिपल मैक्सिमा। तो ये एंगल थीटा 1 है और इसकी वैल्यू कितनी है, लैम्डा बाई डी। और दूसरा एंगल इधर वाला भी एंगल थीटा 1 है, इसकी वैल्यू लैम्डा बाई डी है। तो ये इसका जस्ट डबल हो गया। तो मुख्य उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई एंगुलर विड्थ ऑफ प्रिंसिपल मैक्सिमा थीटा 0 इक्वल टू क्या हो गया, 2 इंटू एंगुलर पोजिशन ऑफ फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा, यानी 2 इंटू प्रथम द्वितीयक निम्निष्ठ की कोणीय स्थिति। यहाँ द्वितीयक लिख लेंगे। तो इस तरह से 2 इंटू प्रथम द्वितीयक निम्निष्ठ की कोणीय स्थिति, और ये कोणीय स्थिति लैम्डा बाई डी है। तो इस तरह से थीटा 0 की वैल्यू मिल गई 2 लैम्डा बाई डी। ये कहलाता है हमारा एंगुलर विड्थ ऑफ प्रिंसिपल मैक्सिमा, मुख्य उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई, और यहाँ से निकलेगी। और ये एंगल थीटा 0 हो गया हमारा पूरा। ये कोणीय चौड़ाई कहलाता है एंगुलर विड्थ। अब विड्थ ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा, द्वितीयक उच्चिष्ट की चौड़ाई, विड्थ ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा द्वितीयक उच्चिष्ट की चौड़ाई, ये निकालना बहुत आसान है। हम 2 द्वितीयक निम्निष्ठ लेंगे सेकेंडरी मैक्सिमा। डिस्टेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव सेकेंडरी मिनिमा इज कॉल्ड विड्थ ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा। डिस्टेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव सेकेंडरी मिनिमा इज कॉल्ड विड्थ ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा, यानी 2 क्रमागत द्वितीयक निम्निष्ठों के बीच की दूरी को द्वितीयक उच्चिष्ट की चौड़ाई कहते हैं। 2 क्रमागत द्वितीयक निम्निष्ठों के बीच की दूरी को द्वितीयक उच्चिष्ट की चौड़ाई कहते हैं। तो ये हमारे क्रमागत द्वितीयक उच्चिष्ट निम्निष्ठ कौन कौन से, वाई एन डी लैम्डा अपान डी, और दूसरा वाई एन प्लस 1, तो एन की जगह n+1 रखेंगे, n+1 डी लैम्डा अपान स्मॉल डी। तो ये इनके बीच की जो दूरी होगी वो कहलाता है हमारा विड्थ ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा, यानी द्वितीयक उच्चिष्ट की चौड़ाई। तो ये निकाल लेंगे डिफरेंस करके, W इक्वल टू वाई एन प्लस 1 माइनस वाई एन, और ये डिफरेंस निकलेगा जब हमारा n से n कट जाएगा। तो W इक्वल टू डी लैम्डा अपान स्मॉल डी, और ये W0 का बाई 2 आ गया। तो ये W0 का बाई 2 हो गया, यानी जो हमारी सेंट्रल मैक्सिमा है या प्रिंसिपल मैक्सिमा, उसकी आधी चौड़ाई का बनता है। ये क्यों है, इसके लिए हम देखते हैं, डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑब्जर्व करते हैं। ये हमारी स्क्रीन हो गई। तो स्क्रीन के ऊपर इसी चौड़ाई डी लैम्डा अपान डी चौड़ाई का हमारा प्रिंसिपल मैक्सिमा बनता है, और इसी चौड़ाई से स्क्रीन के दूसरी ओर बनता है। तो इसलिए इसकी मुख्य उच्चिष्ट की चौड़ाई दुगनी हो गई, बाकी सबकी चौड़ाई उसकी आधी है। तो आगे है विड्थ ऑफ सेकेंडरी मिनिमा, जैसे मैक्सिमा की कैलकुलेट की थी। द्वितीयक निम्निष्ठ की चौड़ाई, विड्थ ऑफ सेकेंडरी मिनिमा द्वितीयक निम्निष्ठ की चौड़ाई, ये क्या डेफिनेशन है, डिस्टेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव सेकेंडरी मैक्सिमा इज कॉल्ड विड्थ ऑफ सेकेंडरी मिनिमा, यानी 2 क्रमागत द्वितीयक उच्चिष्टों के बीच की दूरी को द्वितीयक निम्निष्ठ की चौड़ाई कहते हैं। 2 क्रमागत उच्चिष्ट ये हमारे हैं, इनके बीच की दूरी को द्वितीयक निम्निष्ठ की चौड़ाई कहते हैं, विड्थ ऑफ सेकेंडरी मिनिमा। ये सेकेंडरी मिनिमा है, इसकी चौड़ाई कहेंगे। तो हमारा पहला द्वितीयक उच्चिष्ट हो गया वाई एन डैश इक्वल टू 2n+1 डी लैम्डा अपान 2d, और दूसरा इसके बाद का लिखेंगे n+1 वाई एन प्लस 1 डैश इक्वल टू 2, और n की जगह n+1 रखेंगे, 2n+1 प्लस 1, और इसका डी लैम्डा अपान 2d, और इस तरह से जब सॉल्व करेंगे 2n+3 डी लैम्डा अपान 2d। अब हम बस डिफरेंस निकालना है हमें, और ये W डैश देगा कोणीय चौड़ाई। तो W डैश निकालेंगे, W डैश इक्वल टू वाई एन प्लस 1 वाई एन डैश प्लस 1 माइनस वाई एन, और फिर यह आ गया 2n+3 डी लैम्डा अपान 2d माइनस 2n+1 डी लैम्डा अपान 2 स्मॉल डी। इस 2n कट जाएगा, और डी लैम्डा अपान 2d लैम्डा अपान स्मॉल 2 स्मॉल डी, और फिर 2 से 2 कट गया। तो W डैश वही आया जो W आया, W डैश इक्वल टू डी लैम्डा अपान स्मॉल डी, और ये W के बराबर है, और ये W0/2 है। तो इस तरह से हम कुछ महत्वपूर्ण कंक्लूजन ड्रा करते हैं। डिफ्रैक्शन में क्या महत्वपूर्ण कंक्लूजन है, दस विड्थ ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा एंड सेकेंडरी मिनिमा इज सेम, यानी द्वितीयक उच्चिष्ठ और द्वितीयक निम्निष्ठ दोनों की चौड़ाइयां समान होती हैं, बस केवल प्रिंसिपल मैक्सिमा की चौड़ाई डबल होती है, और उसको हम यहाँ लिख देंगे W0 इक्वल टू 2W एंड 2W डैश इक्वल टू 2d लैम्डा अपान स्मॉल डी। तो इस तरह से इंटरफेरेंस में हमारी डी लैम्डा अपान डी
ये फ्रिंज चौड़ाइयाँ मिलती हैं और यहाँ भी फ्रिंज चौड़ाइयाँ सभी फ्रिंजेस की डी लैम्डा अपान स्मॉल डी मिल रही है। बस प्रिंसिपल मैक्सिमा की चौड़ाई 2d लैम्डा अपान डी ये मिल रही है, दुगनी मिल रही है। तो उसका रीजन भी समझाया जा चुका है। फिर लास्ट कंक्लूजन हम निकालते हैं। इन डिफ्रैक्शन वाई एन एंड वाई एन डैश आर अपोजिट टू इंटरफेरेंस। तो इंटरफेरेंस से हम कंपेयर करेंगे तो ये जो स्थितियां निकल के आ रही है ये अपोजिट हैं। तो यानी विवर्तन में जो वाई एन और वाई एन डैश के सूत्र हैं ये व्यतिकरण से विपरीत हैं। ये हमारा कंक्लूजन ड्रॉ होता है। यहाँ पर फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन का कैलकुलेशन लगभग खत्म होता है। अगर इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में आता है, कैलकुलेशन ऑफ इंटेंसिटी यानी तीव्रता की गणना, तो उस पार्ट को यहाँ पर बताया जा रहा है। इफ E0 बी एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंट्रल मैक्सिमा, if E0 be amplitude of electric field at central maxima, then electric field E at any point P on screen, electric field at any point P on screen will be, यदि मुख्य उच्चिष्ट के विद्युत क्षेत्र का आयाम E0 है, मुख्य उच्चिष्ट के विद्युत क्षेत्र का आयाम E0 है, तो स्क्रीन पर स्थित किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र E का मान क्या होगा? E इक्वल टू E0 साइन अल्फा अपान अल्फा, वेर अल्फा इक्वल टू हाफ ओमेगा वी, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, वी वेलोसिटी ऑफ अवर वेव, डी साइन थीटा, और इसको सब सॉल्व करेंगे पाई लैम्डा अपान डी साइन थीटा। तो ये पाई लैम्डा अपान डी साइन थीटा के बराबर हमारा एंगल अल्फा आ गया, अल्फा। और फिर नाउ I0 बी द इंटेंसिटी ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, देन यदि I0 मुख्य उच्चिष्ट की तीव्रता है तो I0 इज प्रोपोर्शनल टू E0 स्क्वायर या I0 इक्वल टू के ई स्क्वायर, और K कांस्टेंट है कोई भी, तो इक्वेशन 1 हो गया। और इंटेंसिटी एट पॉइंट P ऑन स्क्रीन, स्क्रीन पर किसी बिंदु P पर तीव्रता क्या होगी? I प्रोपोर्शनल टू E स्क्वायर या I इक्वल टू के ई स्क्वायर। अब E की वैल्यू रखेंगे हम, I इक्वल टू के E0 स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर अल्फा अपान अल्फा स्क्वायर। अब हम इन दोनों इक्वेशंस डिवीजन करेंगे, I अपान I0 इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा अपान अल्फा स्क्वायर। ये दोनों चीजें कट गई, के E0 स्क्वायर कट गई, तो ये आ गया। और इस तरह से हमें I की वैल्यू मिल गई, I इक्वल टू I0 साइन स्क्वायर अल्फा। तो ये फाइनल फार्मूला मिल गया हमें, I इक्वल टू I0 साइन स्क्वायर अल्फा अपान अल्फा स्क्वायर। तो ये हमारा इन टर्म्स ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, इंटेंसिटी ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा या प्रिंसिपल मैक्सिमा, इसके टर्म में हमारी इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट P मिली हुई है। तो हम इसको कई पॉइंट्स पर ऑब्जर्व करते हैं। पहले हम सेंट्रल मैक्सिमा यानी प्रिंसिपल मैक्सिमा पर ऑब्जर्व करेंगे, मुख्य उच्चिष्ट पर एट सेंट्रल मैक्सिमा और प्रिंसिपल मैक्सिमा। अल्फा थीटा इक्वल टू 0, ये थीटा हमारा जो एंगल ऑफ डेविएशन या विचलन कोण है ये 0 होगा। तो इस कारण से हमारा जो डी साइन थीटा है वो साइन थीटा 0, ये 0 हो जाएगा, तो इससे अल्फा 0 हो जाएगा। तो हम इंटेंसिटी के फार्मूले में यहाँ रखेंगे I इक्वल टू I0 इंटू साइन स्क्वायर 0 अपान 0 स्क्वायर। तो इस तरह से हमारा I0 इंटू 0 स्क्वायर अपान 0 स्क्वायर, तो ये हमारा I0 ही हो जाएगा। इस तरह से I इक्वल टू I0, प्रिंसिपल मैक्सिमा की इंटेंसिटी हमारी I0 होती है। फिर फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, प्रथम द्वितीयक उच्चिष्ट के लिए हम क्या करेंगे, डी साइन थीटा एन डैश इक्वल टू 2n+1 लैम्डा बाई 2, एन की वैल्यू हम 1 रखेंगे प्रथम द्वितीयक निम्निष्ट के लिए। तो डी साइन थीटा 1 इक्वल टू 3 लैम्डा बाई 2, एन इक्वल टू 1 रखेंगे तो ये 3 लैम्डा बाई 2 हो गया। बस इसकी वैल्यू हम सीधे 3 लैम्डा बाई 2 पुट कर देंगे। अल्फा इक्वल टू पाई अपान लैम्डा डी साइन थीटा, और डी साइन थीटा की वैल्यू 3 लैम्डा बाई 2 है, तो इससे 3 पाई बाई 2 आ गया। और इसकी वैल्यू हम अल्फा की वैल्यू रखेंगे हम अपने जनरल इक्वेशन में। इसमें अल्फा की वैल्यू रखने पर I इक्वल टू I0 साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 2 अपान 3 पाई बाई 2 का होल स्क्वायर। तो इस तरह से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा I0 अपान 22, सॉल्व करने पर I0 अपान 22। तो ये फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा की इंटेंसिटी मिल गई, प्रथम द्वितीयक उच्चिष्ट की। तो ये इंटेंसिटी 22 गुना घट गई। तो इस तरह से ये बहुत हल्का दिखाई देगा सेंट्रल मैक्सिमा के कंपैरिजन में। 22 गुना घट जाने से इंटेंसिटी बहुत हल्का प्रतीत होगा। और फिर सेकेंडरी मैक्सिमा
द्वितीय द्वितीयक उच्चिष्ट, इसमें हम अपने फार्मूले में n की वैल्यू 2 रखेंगे, तो d sin थीटा 2 डैश इक्वल टू 5 लैम्डा बाई 2। अब हम अल्फा का फार्मूला इसमें रखेंगे, पाई अपान लैम्डा d sin थीटा की जगह 5 लैम्डा बाई 2 रखेंगे, और ये हमारा 5 पाई बाई 2 सॉल्व होके आ गया अल्फा। और i इक्वल टू I0 साइन स्क्वायर 5 पाई बाई 2 अपान 5 पाई बाई 2 का होल स्क्वायर, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा I0 अपान 62.5 या 62, जो भी हम लिखना चाहें। तो i इक्वल टू I0 अपान 62, ये हमारा सेकेंडरी मैक्सिमा यानी द्वितीय द्वितीयक उच्चिष्ट की सेकेंड ब्राइट फ्रिंज की हमें इंटेंसिटी मिल गई। 62 गुना घट गई तो ये इंटेंसिटी और कम हो जाएगी, तो इस तरह से हमें 62 गुना कम इंटेंसिटी दिखाई देगी। तो इस तरह से हम इन इंटेंसिटी कैलकुलेशन से हम ये कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं, हेंस इंटेंसिटी ऑफ सक्सेसिव सेकेंडरी मैक्सिमास डिक्रीजेज रैपिडली, I0 अपान 22, I0 अपान 62 एंड सो ऑन। अतः क्रमागत द्वितीयक उच्चिष्टों की तीव्रता तेजी से घटती है। इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का हम ग्राफ देख लेंगे, तीव्रता वितरण। तो इस तरह से हमारा ये ग्राफ आएगा। यहाँ पर हमारा प्रिंसिपल मैक्सिमा मुख्य उच्चिष्ट, इसकी इंटेंसिटी I0 होगी। फिर इसके बाद हमारा फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा है दोनों ओर, फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा की इंटेंसिटी कुछ नॉन जीरो आएगी। ये इसकी कंट्रोलिंग हमारे पास नहीं है, तो ये मिनिमा की इंटेंसिटी डिफ्रैक्शन में कंट्रोल नहीं की जा सकती, जबकि इंटरफेरेंस में कंट्रोल की जा सकती थी। तो उसको हम इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में अंतर में समझेंगे अच्छे से। तो यहाँ पर मिनिमा की इंटेंसिटी नॉन जीरो है, सभी मिनिमा की इंटेंसिटी लगभग बराबर होगी, और मैक्सिमा की इंटेंसिटी अलग अलग घटती रहेगी। क्या कैसे आएगी? फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा हमारा यहाँ पर मिला, और फिर दोनों ओर मिला है यहाँ y1 पोजीशन पर। फिर फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा I0 अपान 22, इसकी इंटेंसिटी मिल गई। फिर इसके बाद ये फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा दोनों ओर मिला, ये भी है, और इसके बाद ये भी फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा है। फिर इसके बाद हमारा सेकेंड सेकेंडरी मिनिमा, इसकी इंटेंसिटी पहले के ही बराबर है। और फिर प्रथम द्वितीय द्वितीयक उच्चिष्ट या सेकेंड सेकेंडरी मैक्सिमा, इसकी इंटेंसिटी कैलकुलेशन से हमने देखा 62 गुना घट गई, I0 अपान 62। और फिर थर्ड सेकेंडरी मिनिमा, ये सेम इंटेंसिटी का रहेगा। और फिर थर्ड सेकेंडरी मैक्सिमा, इसकी इंटेंसिटी फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं, और वो बहुत कम आएगी, लगभग I0 अपान 99 इसी के अराउंड आएगी, या इससे भी कम आएगी। तो जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट हैं वो कैलकुलेट करके देख सकते हैं। बाकी ये इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपरली दिखाया गया है। तो इस तरह से हमारा ये डिफ्रैक्शन पैटर्न हो गया जो स्क्रीन पर दिखाई देगा, और यहां से हम कंक्लूड करते हैं स्क्रीन के सेंटर से दोनों ओर एकदम सेम पैटर्न बनेगा। इसलिए हमारी प्रिंसिपल मैक्सिमा या मुख्य उच्चिष्ट की चौड़ाई दुगनी होती है, बाकी सबकी चौड़ाई बराबर होती है, W के बराबर होती है। और समरी हमारा इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन I0 प्रिंसिपल मैक्सिमा, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा I0 अपान 22, सेकेंड सेकेंडरी मैक्सिमा I0 अपान 62, ये हमारी इंटेंसिटी लगातार घटती जा रही है। इसीलिए हमें डिफ्रैक्शन में कुछ ही ऑर्डर दिखाई देते हैं, फोर्थ या फिफ्थ के बाद ऑर्डर दिखाई नहीं देते। डिफ्रैक्शन पैटर्न यानी सेकेंडरी मैक्सिमा फोर्थ या फिफ्थ तक दिखाई देते हैं, इसके बाद नहीं दिखाई देते, क्योंकि मैक्सिमा और मिनिमा की इंटेंसिटी सेम हो जाती है। तो इस केस में हमें डिफरेंस नहीं मिलता, और फिर जब डिफरेंस नहीं मिलता तो हमारी इंटेंसिटी यूनिफॉर्म ही दिखाई देती है। लास्ट में हम कंक्लूड क्या करते हैं ये देखेंगे। विड्थ ऑफ प्रिंसिपल मैक्सिमा W0 इक्वल टू 2W इक्वल टू 2W डैश। तो इस तरह से ये रिजल्ट का समरी है, इक्वल टू 2D लैम्डा अपान स्मॉल डी, W0 हो गया, और W क्या है, D लैम्डा अपान स्मॉल डी, यही W डैश भी है। इस तरह से हमारे डिफ्रैक्शन में सभी फ्रिंजेस की चौड़ाई समान होती है, एक्सेप्ट सेंट्रल मैक्सिमा या प्रिंसिपल मैक्सिमा, जिसकी दोगुना होती है। फिर नेक्स्ट कंक्लूजन ऑन इंक्रीजिंग स्लिट विड्थ D, स्लिट की चौड़ाई D को बढ़ाने पर हमारा जो W0 है प्रिंसिपल मैक्सिमा की चौड़ाई देख रहे हैं, D बढ़ाने पर W0 डिक्रीज करेगा। तो ये महत्वपूर्ण कंक्लूजन निकल गया। स्लिट की चौड़ाई बढ़ाने पर सेंट्रल मैक्सिमा की चौड़ाई डिक्रीज करती है, और D स्लिट की विड्थ घटाने से प्रिंसिपल मैक्सिमा बढ़ता है। तो हमें फ्रिंज जो हमारा डिफ्रैक्शन पैटर्न है, विवर्तन पैटर्न, वो अच्छा दिखता है, क्योंकि W0 की वैल्यू बढ़ जाएगी तो हमें और मोर क्लियर दिखाई देगा। नेक्स्ट कंक्लूजन, इफ D इक्वल टू लैम्डा, यानी स्लिट की चौड़ाई लैम्डा के बराबर हो जाए तो
तो W0 इस फार्मूले से हम कैलकुलेट करेंगे तो 2D के बराबर हो गया, और थीटा 0 इक्वल टू 2 लैम्डा बाई डी, तो यानी 2 रेडियन आ गया। तो इस तरह से साइन थीटा 1 की वैल्यू निकालेंगे, लैम्डा बाई 2 ये 1 आ गई, इसका मतलब थीटा 1 90 डिग्री हो गया। तो इसका मतलब हमारे पूरे स्क्रीन पर केवल सेंट्रल मैक्सिमा या प्रिंसिपल मैक्सिमा यानी मुख्य उच्चिष्ट ही दिखाई देगा। हेंस प्रिंसिपल मैक्सिमा विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन आवर इंटायर स्क्रीन, यानी प्रिंसिपल मैक्सिमा पूरी स्क्रीन पर दिखाई देगा और कोई भी ऑर्डर दिखाई नहीं देगा, यानी सेकेंडरी मैक्सिमा मिनिमा नहीं दिखाई देंगे। इफ व्हाइट लाइट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट, यदि सफेद लाइट यूज करें हम, व्हाइट लाइट एक अपने एक वर्णी प्रकाश की जगह, देन प्रिंसिपल मैक्सिमा विल बी व्हाइट बिकॉज ऑल फॉर ऑल कलर्स हियर इज एट सेंटर ऑफ स्क्रीन द पाथ डिफरेंस इज 0, हेंस टोटल अवर जो प्रिंसिपल मैक्सिमा है वो व्हाइट हो जाएगा, प्रिंसिपल मैक्सिमा इज व्हाइट, बट अदर कलर्स मैक्सिमा आर ऑब्टेन्ड ऑन आइदर साइड ऑफ स्क्रीन। यानी हम व्हाइट लाइट यूज करें अपने एक वर्णी प्रकाश स्रोत की जगह, तो जो प्रिंसिपल मैक्सिमा है वो व्हाइट दिखाई देगा, यानी मुख्य उच्चिष्ट व्हाइट रहेगा, और इसके इर्द गिर्द कलर्ड इमेजेस दिखाई देंगी, यानी कलर्ड मैक्सिमा दिखाई देंगे, और वो स्क्रीन के दोनों ओर दिखाई देंगे, फिर इसके बाद ब्लर्ड हो जाएगा, फिर दिखाई नहीं देगा। इफ विड्थ ऑफ स्लिट इज डबल्ड, यदि स्लिट की विड्थ डबल कर दी जाए, यानी D इज डबल्ड, देन W0 रिड्यूसेस इट्स हाफ वैल्यू, यानी ये डबल कर दी जाए तो W0 की वैल्यू हाफ हो जाएगी, ये हाफ हो जाएगी, एंड इट्स इंटेंसिटी इंक्रीजेस 4 टाइम्स, और इसकी इंटेंसिटी 4 गुना बढ़ जाएगी, I0 4 गुना बढ़ जाएगी।